नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। तो चलिए, जान ही रहे हैं आप कि बिहार पुलिस एग्जाम में बहुत ज्यादा समय जो है वह नहीं बचा है। तो ऐसे में आपको ताबड़तोड़ रिवीजन करना होगा, क्योंकि देखिए, रिवीजन ही एकमात्र ऐसा है जो आपको बेड़ा पार लगा सकता है। और आप ये भी जानते हैं कि बिहार पुलिस में साइंस के जो प्रश्न होते हैं वो अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको साइंस का एक अलग से सीरीज ही उपलब्ध करा रहा हूं, जिसमें साइंस के अति उच्च महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया गया है ना। प्रतिदिन 25-25 क्वेश्चन का सीरीज मैं आपको कराता हूं। साइंस का लगभग 20वां ये सीरीज है। 20वां सीरीज का मतलब कि एक सीरीज में अगर 25 प्रश्न है तो 20 सीरीज में आपको लगभग 500 प्रश्न करा दिया गया है। 1000 प्रश्न साइंस का कराऊंगा, उसके बाद और अदर सब्जेक्ट पर भी मैं आऊंगा। तो आइए हम आते हैं फटाफट अंदाज में। पहला प्रश्न कह रहा है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप। देखिए यहां पर यह प्रश्न बहुत अच्छा है। एंडोस्कोप पूछता है, हमेशा पूछता है ये। एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप जो होता है वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा। मैं क्या बता रहा हूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन या सकल आंतरिक परावर्तन, है ना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए हम आते हैं दूसरे सवाल। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? आपने देखा है, अगर एक आंख बंद कर लीजिए और कोई चीज देखिए तो आपको उतना बेहतरीन नहीं दिखेगा। दिखेगा, आप एक आंख बंद करके देखिए तो दिखेगा, लेकिन कोई भी चीज को आप एकदम स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक आंख से दिक्कत क्या होती है, यही कह रहा है कि भैया दो आंख क्यों उपयुक्त है। तो देखिए, दो आंखों के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं, तो पहचानने के लिए दो आंख होना अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। दो आंखों के कारण हम अंधेरे में हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। भाई अंधेरा में तो एक आंख रहे या दो आंख रखे, अंधेरा में तो दिखेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। यह हल्का प्रकाश में हल्का ही दिखेगा, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए, इसी कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर है कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। हाँ, वास्तविक दूरी देखिए, एक आप बंद करके देखिए तो दूरी थोड़ा आपको भिन्न दिखेगा, और जो डेप्थ होना चाहिए, जैसे जिस चीज को आप देख सकते हैं दोनों आंख से, एक आंख से बंद करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा भिन्न लगेगा और लगेगा कि पास हो गया है। तो ये चीज आपको समझना है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था? अच्छा, आप लोग देखते हैं कि ठंडे इलाकों में जहां बहुत बर्फ वगैरह गिरता है, वहां क्या होता है ना कि फ्यूल जो होता है गाड़ी में वो जम जाएगा, क्योंकि तापमान बहुत कम होता है। तो उसको जमने से बचाने के लिए उनके ईंधन में क्या मिलाया जाता है? प्रतिहीम, मतलब कि जमने से रोकने के लिए उसको क्या मिलाया जाता है? तो एथेनॉल तो नहीं, मेथेनॉल भी नहीं, एल्कोहल भी नहीं, क्या मिला जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछता है एथिलीन ग्लाइकॉल को प्रयोग जो है वह प्रतिहीम वाले जो मतलब ईंधन में जमने से रोकने हेतु होता है, सीधी बात। चलिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिहार पुलिस में संभवत पूछ भी दिया गया है एक बार, है ना। कि मानव का, उसमें पूछा था कि मानव का निकटतम पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी वही चीज है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज या निकटतम पड़ोसी जो है वह कौन है? सीधा सा प्रश्न भाई, सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है कि निकटतम पड़ोसी। तो निकटतम पड़ोसी जो है वह है क्रो-मैग्नोन मानव। कौन सा है? क्रो-मैग्नोन मानव या क्रो-मैग्नोन मनुष्य, एक ही चीज है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका यानी कि लिम्फोसाइट्स बनता है? लिम्फोसाइट्स लसिका कोशिका बनता है, यह बनता है बोन मैरो में। कहा बनता है? बोन मैरो में। बोन मैरो, चलिए लिख लीजिए आप, बोन मैरो, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही बनता है लिम्फोसाइट, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आइए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी,
ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थो जानते हैं, ऑर्थो संबंधित होता है हड्डियों से, जोड़, हड्डी का जोड़, है ना। तो हड्डी वाला इसमें क्या, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट में आपको हड्डी तो नहीं संभवतः दिखाई देना चाहिए। किडनी के अगर ट्रांसप्लांट करता है तो उसमें भी हड्डी वाला नहीं होगा, है ना। ब्लड अगर रुधिर आदान करता है, जैसे दिखते हैं किसी किसी का ब्लड ही चेंज कराना पड़ता है उसको, तो इसमें भी हड्डी, हड्डी का क्या है भैया कि कुल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन। अगर किसी का कुल्हा डैमेज हो गया, टूट गया है ना, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं, तो उसमें कार्य करता ऑर्थोप्लास्टी। मैं बता चुका हूं कि ऑर्थो जहां संबंध हो, समझिएगा कि यहाँ हड्डी वाला मामला है ना, ये भी ध्यान देना है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर देखिए क्या कह रहे हैं। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा रास्ते में बहुत लोग जो तेज गाड़ी चलाते हैं तो कभी न कभी दुर्घटना के शिकार होते हैं, हल्का लगे या ज्यादा लगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, और उन्हें तुरंत अगर रक्त की जरूरत पड़े, खून की जरूरत पड़े तुरंत, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि ब्लड ग्रुप का परीक्षण किया जाए। डॉक्टर कह रहा है कि इतना समय नहीं है कि ब्लड ग्रुप जांच करो तब इसको चढ़ाओ, नहीं, तुरंत इसको चढ़ाना है। और पता नहीं है देने वाले को कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है ना। तो ऐसे स्थिति में आप जानते हैं कि ओ होता है सर्वदाता, ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वह होता है सर्वदाता, इसको कहते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इसको। ओ ब्लड ग्रुप है जो सभी को दिया जा सकता है, किसी को भी दे दीजिए ओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओ में भी बात है कि ओ पॉजिटिव कि ओ निगेटिव, कौन सा वाला, तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव देना नहीं है, पॉजिटिव देना नहीं है, निगेटिव वाला आप सबको दे सकते हैं। ओ निगेटिव जिसका है यह सर्वदाता होगा और इसका ब्लड दिया जा सकता है बिना, जब जान गया कि ओ है, जो घायल है उसका कोई भी ब्लड ग्रुप रहे, डजंट मैटर, ओ जिसका है वो दे दीजिए, नुकसान नहीं करेगा। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न था। अच्छा ये जान लीजिए, सर्वदाता तो ओ को कहते हैं और सर्वग्राही किसको कहते हैं ये भी जान लीजिए, है ना, सर्वग्राही होता है ये। चलिए, एक सांड के वीर्य, जानते हैं ना, सांड वीर्य तो जानते ही होंगे, सभी लोग जानते होंगे, वीर्य कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। सांड के वीर्य की बात कर रहा है, आदमी के वीर्य की नहीं। देखिए इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, पढ़ने में आपको जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में अगर आ जाएगा, बताइए जब मैं बीपीएससी दे रहा था तो उसमें पूछा था कि फीमेल सेक्स हार्मोन, बहुत कॉमन चीज है, लेकिन जो एक बच्चा पड़ोस में बैठा था, गांव से ही संभवतः आया था, तो वो दे करके हमसे पूछ रहा और हंस रहा है। अभी बताइए, ये चीजें हैं, जानने की चीजें हैं, अब उसको आप किस वे में ले रहे हैं ये तो आपके ऊपर है ना। तो एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु, अच्छा अब आपने देखा होगा, गांव घर में देखा होगा कि जैसे आप भैंस पाले हैं या गाय पाले हैं, तो अगर भैंस गाय दूध देना बंद कर देती है तो फिर उसको गर्भाधान हेतु ले जाते हैं आप चिकित्सालय में, है ना, जो पशु चिकित्सालय होता है, तो वहां उसको कृत्रिम तरीके से, जो नेचुरल प्रोसेस है उस प्रोसेस से नहीं, कृत्रिम तरीके से उसका गर्भाधान किया जाता है। तो उसमें जो सांड का वीर्य होता है, इसको कहाँ रखा जाता है कि भैया वीर्य, चूंकि वीर्य का जो जीवन काल है वो बहुत ही कम होता है, अगर उसको खुले में रखेंगे तो बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा, बहुत ही कम समय में। लेकिन उसको अगर आप तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, कहाँ रखते हैं भैया, तरल नाइट्रोजन में, तो वह खराब नहीं होता है और लंबे समय तक चलता है। और वही तरल आपने देखा होगा ना कि जब निकालता है डॉक्टर, जो जानवर का डॉक्टर होता है वो निकालेगा उसमें से वीर्य, तो देखेंगे कि उसमें से एकदम ठंडा ठंडा धुआं टाइप का, वाष्प टाइप का निकलते रहता है, अगर कभी गौर किया हो तो। चूंकि हम लोग गांव से हैं तो ये सब चीज तो देखे ही हैं, बड़ा कॉमन है। जो शहर में रहता है शायद वो इन चीजों से वंचित रह जाता है। तो चलिए, तरल नाइट्रोजन, ओके, आगे आइए। और ये प्रश्न भी मैं बता दूं, ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में, बिहार पुलिस में नहीं पूछा गया बट पूछा गया। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो देखिए, थायराइड उत्तेजक हार्मोन तो होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, वैसोप्रोसिन भी होता है, ये टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं होता है, यह मेल सेक्स हार्मोन टेस्टो हार्मोन कहलाता है। चलिए, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज करती है,
बहुत अच्छी ग्रंथि है, इसका नाम आप जानते होंगे, इसको कहते हैं पैंक्रियाज, लैंगरहैंस की द्वीपिका, है ना, पैंक्रियाज, या कहते हैं इसको अग्नाशय। क्या भाई, क्या कहते हैं भैया? सर इसको अग्नाशय कहते हैं। यह एंजाइम भी निकालेगा और हार्मोन भी निकालेगा, दोनों निकालेगा ये, एंजाइम भी और हार्मोन भी, है ना, तो इसको ध्यान देना है। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न, नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन। देखिए प्रश्न हिंदी में पूछता है तो थोड़ा सा एकदम जटिल कर देता है, लेकिन थोड़ा सा अगर अंग्रेजी में आप इसको जाएंगे तो इसका कहने का मतलब है कि भैया कि पुरुष, सीधा सा हम बता देते हैं ठेठ भाषा में, मेल सेक्स हार्मोन, इसका सीधा सा मतलब है कि मेल सेक्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में फीमेल सेक्स हार्मोन पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना, एस्ट्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन देखिए ये होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, है ना। अब मेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन, एफएसएच और एमएसएच आपको याद रखना है, ठीक ना। तो ये दोनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भाई पूछता है, नहीं मानेंगे गड़बड़ा जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं नहीं मानेंगे गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई बचाने नहीं आएगा, क्वेश्चन रटे रहेंगे, याद करे रहेंगे तो वही आपका काम आएगा। आइए आगे आते हैं अगले प्रश्न के। चलिए, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि है, यह भी प्रश्न कुछ लोगों को लगेगा कि अरे क्या प्रश्न, भाई साहब ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, मैं घर से नहीं छापा हूं क्वेश्चन यार, कहीं ना कहीं किताब से एग्जाम के क्वेश्चन पूछे हुए ये प्रश्न उठाया हूं, ताकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखते हैं। तो महिलाएं तो इसको बहुत ही आसानी से बता देंगी, पुरुष भी बता देंगे, बहुत चालाक हो गए आजकल के पुरुष। तो 10 से 12 दिन नहीं होगा आंसर, 12 से 18 दिन नहीं होगा आंसर, 28 दिन होगा आंसर। इनका जो मासिक चक्र होता है, जिसको एमसी भी कहते हैं, ये 28 दिन का होता है, ना कि 42 दिन का। 28 से कहीं किसी का 30 दिन, किसी का 25 दिन भी हो जाता है, 2-4 दिन में। चलिए, परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किया जाने वाला जो विधि है वह है, देखिए ये दो तरह का जो प्रश्न होता है ना, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है एग्जाम में। जब दो, जैसे मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, यहां आपको कंफ्यूजन होना होता है तो ये प्रश्न पूछेगा। ये एक होता है वेसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी, यहां कंफ्यूजन होगा तो यहां से प्रश्न पूछेगा। मतलब जहां दो चीजें हो वहां से प्रश्न उठा लेता है। तो अगर कहता है कि पुरुष के बारे में, तो पुरुष के लिए बताएंगे वेसेक्टोमी। क्या बताएंगे? वेसेक्टोमी। यहीं अगर महिला रहता, महिला पूछ देता, है ना, तब बताते ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब ट्यूब ट्यूब, है ना, ट्यूब होता है ना, महिला के अंदर ट्यूब होता है, जहां बच्चा मतलब गर्भाधान होता है, उस समय इस ट्यूब का अहम रोल होता है। तो ट्यूब में ही बाधा उत्पन्न करके, और ये मतलब जिसको कहते हैं नसबंदी कहते हैं सीधी सी भाषा में। तो महिला का ट्यूबेक्टोमी, पुरुष का वेसेक्टोमी, सीधी भाषा में बता दिया। पानी का शुद्धतम रूप, तो पानी का शुद्धतम रूप जो है वह लगभग 5.5 इसका होगा पीएच मान, और यह होगा वर्षा का जल। वर्षा का जल से शुद्ध कोई जल ही नहीं है, चाहे आप जर्मनी से मंगा करके पी रहे हो, चाहे आप इटली से पी रहे हो, वर्षा का जल अति उत्तम जल है, सूक्ष्म बढ़िया जल है। हैवी वाटर, हैवी वाटर इसी को भारी जल कहते हैं। अब आप आसानी से बता देंगे, जब मैं भारी जल बता दिया तब कहेंगे कि सर अब समझ गए। हैवी वाटर, भारी जल मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का आप पढ़े हैं ना, D2O। देखिए ऑप्शन पढ़िए, अधिक सम्मिश्रित हवा होती है, हवा का क्या मतलब है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। तो देखिए सामान्य जल में क्या होता है, H2O, ये हाइड्रोजन वाले स्थान पर क्या हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ये हो गया ना। तो हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। चलिए, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता निर्भर करती है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर चलना है। अगर ऑप्शन कहीं आवृत्ति मिले तो आवृत्ति भी आंसर होता है इसका, क्योंकि तरंगदैर्ध्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा। और आवृत्ति की अगर तरंगदैर्ध्य से सीधा, यहां तरंगदैर्ध्य से अभी रिलेशन बनाएंगे हम तीक्ष्णता का, तरंगदैर्ध्य तीक्ष्णता का रिलेशन बनाएंगे। लेकिन अगर तरंगदैर्ध्य ना रहे ऑप्शन में, आवृत्ति रहे, और रहे इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक,
तो आप क्या लगाना पसंद, आप तो कहेंगे कि सर आप तो तरंग दैर्ध्य बताए थे। तो भाई तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तो आवृत्ति घटता है, यानी कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आवृत्ति भी आंसर होगा और तरंग दैर्ध्य भी। अगर यहाँ आवृत्ति रहता तो आवृत्ति भी आंसर होता, बट राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, तरंग दैर्ध्य। चलिए, विद्युत शक्ति एसआई मात्रक वाट। आइए, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस है। देखिए पानी आप जानते हैं ना कि H2O बहुत ही सामान्य है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से। तो इसको जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और जो ऑक्सीजन है वह अलग हो जाता है, यानी कि इसका क्या होता है, विघटन हो रहा है। अब विघटन देखिए किसी है ऑप्शन में, विस्थापन नहीं हो रहा, हाँ विघटन देखिए ऑप्शन, विघटन प्रक्रिया। कितना अच्छा से आप समझ गए, ऐसे ही पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे, कंफ्यूजन आपका होगा ही नहीं, नाम मात्र का कंफ्यूजन होगा। आइए हम अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल प्रयोग किया जाता है। तो इथाइल एल्कोहल एंटीसेप्टिक में प्रयोग किया जाता है। आइए, आहार नल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। बहुत ही जानदार प्रश्न है, ये दरोगा में भी पूछ दिया गया है। अब कहेंगे सर दरोगा में पूछा है ना, देखिए बीपीएससी से दरोगा में आएगा और दरोगा से बिहार पुलिस में, ऐसे ही टपकाता है प्रश्न। यकीन नहीं है तो प्रश्न उठा के देखिए तीनों के प्रीवियस ईयर। तो आहार नल की सबसे बाहरी परत, देखिए आहार नल में जब अगर आप मैं बताऊं आहार नल की बात, तो मान के चलिए कि ये है आहार नल, ठीक ना, ये है आहार नल। इसमें आपको 4 लेयर देखने को मिल जाएगा। कितना लेयर भैया, 4 लेयर। ये मैं लेयर बना दिया 4, ठीक, 4 लेयर मिलेगा। सबसे बाहरी अगर कहे, सबसे बाहरी, तो सबसे बाहरी होता है सिरेसा। क्या होता है, सिरेसा, ठीक। सबसे भीतरी जो होगा, ये एक इसके अंदर भी मान के चले कि एक बना दिया, सबसे भीतरी होगा, 4 बनाना है ना, हाँ ये 4 हो गया, माना कि ये 4 हो गया, ठीक। या ऐसे ही मैं कर दे रहा हूं 1 2 3 4। तो सबसे बाहरी हो गया सिरेसा, सबसे भीतरी हो गया जानते हैं क्या, म्यूकोसा, या म्यूकस भी कभी कभी कहा जाता है, म्यूकोसा हम लिख देते हैं, जो इसका प्रचलित नाम है म्यूकोसा। सबसे अंदर वाला, ये सबसे अंदर का है। इसके बाद मतलब सेकंड लास्ट जो है वह होता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा या म्यूकेसा, ठीक। अब तीसरा जो होता है, मतलब सबसे बाहर तो सिरेसा, तीसरा जो होता है वो होता है ये मस्कुलारिस, है ना, याद कर लीजिए, म्यूकेसा, सब म्यूकेसा, मस्कुलारिस और सिरेसा, ये 4 लेयर हैं। चारों लेयर रट लीजिए। ये प्रश्न मैं लिख के दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिखेगा, फिर बाद में मत कहिए कि हमको याद नहीं रहा। चलिए, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को कहते हैं। इजी प्रश्न आ गया। 5 जगत का वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था। देखिए यहां पर आपको जगत वाला से प्रश्न आता है। यहां 2-3 चीजें आपको ध्यान में देना है। पहला आता है 2 जगत, फिर आता है 3 जगत, फिर आता है 4 जगत और फिर आता है 5 जगत। तो 5 जगत का कह रहा है, तो 5 जगत का आता है व्हिटेकर। ये है भैया 5 जगत वाला। 5 जगत में बांटा था व्हिटेकर ने। 2 जगत में बांटने वाले थे कौन, लीनियस। 2 जगत में बांटने वाले थे कौन, लीनियस। 3 जगत में बांटने वाले थे कौन, तो हैकल। 3 जगत में मैं यहां पर लिख देता हूं, 3 जगत में है हैकल, और 4 जगत में बांटा था कोपलैंड। बहुत ही आसानी से सब याद करा दिया आपको। 5 में व्हिटेकर, 2 में लीनियस, 3 में हैकल, 4 में कोपलैंड। क्लियर है, चारों याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मिलान कराने के लिए दे देता है और फिर छटपटाने लगेंगे आप। आइए, लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड निर्भर करती है तो लोलक की लंबाई पर। आइए आइए 26 नंबर, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है। तो फ्यूज उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए। कैसा, उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा वोल्टेज आए कभी तो गलनांक निम्न रहेगा, तो बहुत ज्यादा अगर वोल्टेज आता है
तो निम्न गलनांक मतलब कि तुरंत वो गल जाएगा और आगे करंट पास नहीं करने देगा। आगे जब करंट पास नहीं होगा तो बाकी जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। फ्यूज का यही काम होता है ना, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। अच्छा, कम प्रतिरोध वाला रहेगा, मान के चलिए कि आप लोग को लग रहा हो कि हाँ सर निम्न प्रतिरोध भी तो हो सकता है। निम्न प्रतिरोध वाला रहेगा तो थोड़ा सा भी अगर उसमें करंट जाएगा और प्रतिरोध कम है तो वो रोक नहीं पाएगा और गल जाएगा, हल्के में गल जाएगा। इसलिए प्रतिरोध उच्च होना चाहिए लेकिन गलनांक निम्न होना चाहिए। प्रतिरोध उसमें होना चाहिए थोड़ा कि ठीक है उच्च, लेकिन ज्यादा अगर आए तो वो गल के गिर जाए, ये भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल है ये, रेडियो एक्टिविटी का। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, 25वां सवाल। एक प्रश्न मैं लगभग सब वीडियो में छोड़ता हूं आप लोगों के लिए, तो इसका कमेंट आपको करना है। मैं ऑप्शन भी बता देता हूं, खाली 1 और 2 में आप कमेंट करिएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि ये देखना चाहता हूं कि क्या आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आखिरी तक वीडियो में है बने या नहीं। कमेंट करिएगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।